देश दुनिया का हाल। तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नमस्कार। इस बहुत ही खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान कोलंबो स्थित भारतीय शांति सेना यानी IPKF के युद्ध स्मारक पर जाएंगे। वे 1987 से 1990 के बीच द्वीप राष्ट्र में शांति स्थापना के मिशन के दौरान शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इसमें 1200 से अधिक भारतीय सैनिकों के नाम अंकित हैं जो इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे और जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का पालन किया था। बिल्कुल असीम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। भारतीय शांति रक्षा सेना के सैनिकों की याद में कोलंबो में बना स्मारक सेना के अदम्य साहस, शौर्य, वीरता और समर्पण की याद दिलाता है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा श्रीलंका में शांति स्थापना के उस मिशन को ऑपरेशन पवन नाम दिया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा श्रीलंका में 32 महीने तक चलाए गए इस अभियान में सैनिकों और संसाधनों की भारी तैनाती की गई थी। सेना, वायुसेना और नौसेना सभी ने अविश्वसनीय साहस का परिचय दिया और अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा में एक प्रमुख योगदान करता रहा है, जिसके 2,90,000 से अधिक शांति सैनिक 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सेवा दे रहे हैं। वर्तमान में 5,000 से अधिक भारतीय शांति सैनिक 9 सक्रिय मिशनों में तैनात हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जोशी, आपने जो डेटा बताया कि अभी भी बहुत से ऐसे मिशन हैं जिसमें कि हमारे भारतीय जो शांति सैनिक है वो लगातार काम कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनमें संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की वो रीढ़ है और जिसमें भारत सबसे बड़ा सैन्य योगदान देने वाला एक देश है। आपको याद होगा कि कोरियाई प्रायद्वीप मिशन के दौरान 1953 में अपनी पहली तैनाती के बाद से भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है और भारत शांति अभियानों में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देने में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है, जिसमें कि एक लैंगिक समानता को वो काफी न कहीं प्रोत्साहित करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र के 70,000 वर्दीधारी शांति सैनिकों में महिलाओं की संख्या 10% से भी कम है। उसके बावजूद भारत महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सबसे आगे रहा है। बिल्कुल, आज 150 से ज़्यादा भारतीय महिला शांति सैनिक कोंगो, दक्षिण सूडान, लेबनान और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में प्रमुख मिशनों में काम कर रही हैं और शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही हैं। उनकी मौजूदगी ने स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव को काफ़ी हद तक बढ़ाया है, खास तौर पर कमज़ोर आबादी की सुरक्षा और शांति निर्माण प्रयासों को आगे बढ़ाने में। तो इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आज हम इस अहम विषय पर विस्तार से बात करेंगे। और असीम, ये जो IPKF की हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की, तो इसके बारे में आपको बता दें कि इसमें संयुक्त राष्ट्र की कोई भूमिका नहीं थी। ये भारत की ओर से वहाँ पर शांति सैनिकों को भेजा गया था। 1987 में एक अकॉर्ड हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसमें श्रीलंका की ओर से मांग की गई थी शांति सैनिकों की, तो भारत की ओर से वहाँ पर शांति सैनिक भेजे गए थे। दरअसल वहाँ पर काफ़ी उस वक्त हिंसा हो रही थी तमिलों और सिंहलियों के बीच में, और उसके बाद कई सारे जो वहाँ से लोग हैं वो श्रीलंका में आ रहे थे शरणार्थी के रूप में। तो भारत के लिए काफ़ी ये चिंता का विषय था और कहीं न कहीं वहाँ की बिल्कुल वहाँ की जो तमिलों की जो चिंता थी वो भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता थी। तो उस वक्त भारत और श्रीलंका के बीच में एक अकॉर्ड हुआ था 1987 में। उसके बाद वहाँ पर
शांति सैनिकों को भेजा गया। बिल्कुल 87 से 90 के बीच में वहाँ पर शांति सैनिक रहे और इन्होंने काफ़ी अपना वहाँ पर अमूल्य योगदान दिया। कई सारे जो भारतीय शांति सैनिक वहाँ पर गए थे वो शहीद भी वहाँ पर हुए और आज उन्हीं शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जहाँ भी जाते हैं, अभी फ्रांस गए थे कुछ दिनों पहले जी, वहाँ पर भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनको भी प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी थी। तो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। जो देश अपने शहीदों को याद करता है वो देश वाकई महान होता है और इसका एक बड़ा उदाहरण। और इसलिए भी जोशी मैंने ये कहा कि न सिर्फ इस IPKF के जरिए बल्कि कोरियाई युद्ध के दौरान से मीन्स जब UN का गठन हुआ उसके बाद से ही लगातार पीस जो मिशंस रहे हैं उसमें भारतीय सैनिकों का बहुत ही अहम योगदान रहा है। IPKF की शुरुआत चले हम कह सकते हैं कि श्रीलंका से हमने की, लेकिन एक शांति सैनिक के तौर पर और पीस स्टैब्लिश करने के दृष्टिकोण से भारतीय सैनिकों का एक लंबा इतिहास रहा है। बिल्कुल। और UN के तहत बहुत से कंट्रीज़ के जो सैनिक हैं वो अलग अलग देशों में जाते हैं जहां इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, युद्ध का माहौल होता है, अशांति का माहौल होता है। वहां पे किस तरह से शांति का माहौल वहां पे स्टैब्लिश किया जाए, इसको लेकर UN के झंडे के नीचे बहुत से देशों के जो शांति सैनिक है, पीस कीपर्स है, वो जाते रहे हैं। और इसलिए हमने इस कार्यक्रम के जरिए इस बात को समझने की हम कोशिश करेंगे अब से कुछ ही देर के बाद कि इसमें भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता रहा है और लगातार हमारे हजारों की तादाद में जो हमारे शांति सैनिक हैं वो अलग अलग देशों में जाते रहे हैं, जो कि युद्ध से प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, जो देश रहे हैं। और इस वक्त भी जब हम अपने दर्शकों से मुखातिब हैं, इस वक्त भी हमारे जो शांति सैनिक हैं वो अलग अलग देशों में हैं और वहाँ पर शांति स्थापना में बिल्कुल असीम। और प्रधानमंत्री का ये जो श्रीलंका का दौरा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ देर में प्रधानमंत्री जब वहाँ पर स्मारक पर जाएंगे हम वो दृश्य आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको ये बताते हैं कि आज दिन भर क्या कुछ गतिविधियाँ वहाँ पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान के लिए भारत की ओर से श्रीलंका का आभार भी जताया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये सम्मान था। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष को पहली बार श्रीलंका की ओर से ये सम्मान दिया गया। और आपको ये भी बता दें कि किसी राष्ट्राध्यक्ष को या विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को प्रधानमंत्री मोदी दूसरे नेता राष्ट्रपति दिशा नायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो में श्रीलंकाई तमिल समुदाय के नेताओं के साथ मुलाकात की है। और इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पीएम ने तमिल नेताओं थिरु आर संपथन और थिरु मावई सेनाथिराज के निधन पर उन्होंने संवेदना व्यक्त की। पीएम इन दोनों नेताओं से निजी रूप से परिचित थे। पीएम ने संयुक्त श्रीलंका में तमिल समुदाय के लिए समानता, सम्मान और न्याय के जीवन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने कहा कि उनकी यात्रा के दौरान शुरू की गई कई पहल और परियोजनाएं इस समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और कल्चरली सांस्कृतिक प्रगति में योगदान करेगी। तो प्रधानमंत्री की जो वरिष्ठ जो तमिल नेता हैं उनके साथ मुलाकात की तस्वीरें, और जिसमें कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की एक प्रतिबद्धता रही है कि किस तरह से श्रीलंका का एक संपूर्ण विकास हो, डेवलपमेंट हो और तमिल समुदाय जो है वहाँ रह रहे हैं उनका भी संपूर्ण विकास हो। कई सारे भारत की तरफ से इंडिया जो असिस्ट कर रहा है, तमाम परियोजनाएं जो विकास की परियोजनाएं हैं श्रीलंका में, उसमें भारत भागीदार रहा है, उन योजनाओं को काफ़ी आगे बढ़ा रहा है, काफ़ी फंड कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने आशा और उम्मीद जाहिर की है कि इस विजिट के बाद और इस विजिट के जरिए जो एक विकास की धारा है वो श्रीलंका में बहेगी।
और श्रीलंका में श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। भारत श्रीलंका के बीच कुल 7 समझौते हुए, जिनमें रक्षा सहयोग के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत, श्रीलंका और यूएई के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों देशों के सुरक्षा हित साझा हैं। तो 7 अहम समझौतों पर आज हस्ताक्षर हुए। हमारे सुरक्षा हित समान है। दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर है। भारत के हितों के प्रति उनकी संवेदनाओं के लिए मैं राष्ट्रपति दिशा नायक का आभारी हूं। रक्षा सहयोग में संपन्न किए गए महत्वपूर्ण समझौते का हम स्वागत करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर भी मिलकर काम करने के लिए सहमत है। और दोनों नेताओं ने सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना, एग्रीकल्चर वेयरहाउस और 5000 सोलर रूफटॉप का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत श्रीलंका का एक मित्र की तरह हर मुश्किल में साथ देता रहा है। भारत के नेबरहुड और सागर जो योजना है, उस दोनों में श्रीलंका का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। भारत ने सबका साथ सबका विकास के विजन को अपनाया है। हम अपने पार्टनर देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। पिछले 6 महीनों में ही हमने $100 मिलियन से अधिक राशि के लोन को ग्रांट में बदला है। हमारी द्विपक्षीय डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट से श्रीलंका के लोगों को तत्काल सहायता और राहत मिलेगी। आज हमने इंटरेस्ट की दर को भी कम करने का निर्णय लिया है। यह प्रतीक है कि आज भी भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। पूर्वी प्रांतों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगभग 2.4 बिलियन लंकन रुपए का सहयोग पैकेज दिया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा, और इस यात्रा के जरिए श्रीलंका और भारत के रिश्ते जो और भी काफी मजबूत होने की उम्मीद की जा सकती है। चंद्रशेखर, बिल्कुल, अभी इससे जुड़ी हुई खबरें हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा पर विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा हित आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका में आर्थिक सुधार और उन्नति के लिए सहयोग जारी रखेगा। Stance of standing with the people of Sri Lanka as they continue on their journey of economic recovery and growth, and has also underlined the fact that the well-being and prosperity and security of both countries is interlinked, and that is something that has the imprint of both leaderships.
और विदेश सचिव ने यह भी बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति साफ तौर पर कह चुके हैं कि श्रीलंकाई जमीन का उपयोग ऐसे किसी भी काम के लिए नहीं करने देंगे जो कि भारत के हितों को नुकसान पहुंचाता हो। One of the recurring themes in the discussions, and in fact I would say a point of really close convergence in the narratives from both sides has been a recognition of the completely interlinked nature of the security, the national security of Sri Lanka and India. And the President of Sri Lanka has both during his visit to Delhi and on this occasion and on several other occasions mentioned and stated very, very clearly that Sri Lankan territory will not be used or be allowed to be used in any manner that is inimical or detrimental to India's interests. और आइए अब बात करते हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनिल कुमार तिरगुड़ायत जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर मोहन भंडारी रिटायर्ड जुड़े हुए हैं। वो हम आपको बता दें कि जनरल भंडारी रिटायर्ड जो हैं वो IPKF यानी कि जो शांति रक्षा सेना उस वक्त श्रीलंका गई थी, बिल्कुल, और उसमें वो रह चुके हैं। हमारे साथ वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा सेवानिवृत्त हैं, पूर्व चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं त्रिगुणायत जी के पास जाना चाहूँगा। त्रिगुणायत जी, ये 1987 से 1990 का दौर था जब वहाँ पर IPKF गई थी, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। आज की हमारी जो पीढ़ी है वो इसकी हिस्ट्री के बारे में और क्यों वहाँ पर IPKF गई थी ये नहीं जानती है। तो हम चाहते हैं उन दर्शकों को आप थोड़ा सा बताइए इसके बैकग्राउंड के बारे में और 87 से 90 के बीच में क्या कुछ वहाँ पर हुआ था। नमस्कार। देखिए, जैसा सबको मालूम है उस वक्त में मैं तो बांग्लादेश में पोस्टेड था और बांग्लादेश में काफ़ी एंटी इंडिया सरकार थी जैसी इस वक्त है। तो मैं एक इम्पैक्ट भी बताऊंगा उस IPKF की लैंडिंग का वहाँ पर जाफना में जब हमारा हुआ था। तो बेसिकली ये है कि श्रीलंका में आप जानते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट में जो है वो तमिलियन पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर। उनके खिलाफ जो है सेनालीज जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, उनके जो साथ काफ़ी समस्याएं थी, उनके साथ में एक तरह का दुर्व्यवहार कहिए या डिस्क्रिमिनेशन कहिए वो होता था। उसके चलते काफ़ी वहाँ पर इंसर्जेंसी शुरू हो गई और उस सब को लेकर के भारत काफ़ी रहा। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर रिफ्यूजी भी आए जब वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हुई। वहाँ की सरकार ने पाकिस्तान, इजराइल, साउथ अफ्रीका, इन सब मुल्कों के साथ मिलकर के उस वक्त उनके ऊपर काफ़ी अटैक वगैरह शुरू किए। तो भारत के लिए एक समस्या खड़ी हो गई थी और उसमें एक अकॉर्ड हुआ जिसके अंतर्गत इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड हुआ 1987 में। और उसके बाद में उस वक्त के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि भारत से हमारे जो पीस कीपिंग फोर्स है वो वहाँ पर जाएगी। इनिशियली उनका वहाँ पर लड़ने का कोई मंशा नहीं था, बल्कि कंट्री को स्टेबलाइज करने की बात थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप जाते हैं, जब कभी स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच होता है तो ये कि बड़ी अजीब तरह की समस्या हो जाती है उसमें। तो उसलिए भारत की जो हमेशा यही रही कि वहाँ पर शांति और बहाली रहे, श्रीलंका में एक तरह की लोगों के बीच में एक समन्वयता रहे और स्थिर रहे वो सरकार वहाँ पर, और स्थिर रहे वो देश और प्रोग्रेस करे। ये भारत की हमेशा से एक वो रही है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, जिनके बड़े वरिष्ठ लोग यहाँ पर हैं आज पैनल में, वो आपको बताएंगे एक्चुअली ऑपरेशंस के बारे में। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको, ये एक भारत का पहली बार एक बहुत बड़ा एक 71 के बाद में जो हमने किया है वो एक बड़ी बात थी। लेकिन ये एक पीस कीपिंग के बारे में था मेनली, और यह पीस स्टेबलाइजेशन, अचीविंग द पीस, ताकि जो तमिल पॉपुलेशन है वहाँ की उनको भी वही अधिकार मिले। और फाइनली वहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें एक आर्टिकल 13 है। उसी की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके बारे में आज तक कभी ना कभी हम देखते हैं कि पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि पूरे श्रीलंका में, चाहे वो नॉर्दर्न हो, सदर्न श्रीलंका, ईस्टर्न श्रीलंका, जैसे काफ़ी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं। तो भारत आज की डेट में फर्स्ट रिस्पॉन्डर है उस देश के लिए। वहाँ की जो भी समस्याएं हैं उन पे हमेशा साथ खड़ा रहा है।
वहाँ पर जितने भी चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो या किसी भी तरह की समस्या, जैसे पीछे हमने देखा कि 2-3-4 साल पहले वहाँ पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के चलते जी। वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश कर गई थी, तो भारत ने ही उसको मदद किया है। और आज भी जब प्रधानमंत्री वहाँ पर गए हैं तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने इनॉग्रेट किया है, और कुछ अब करेंगे उसके बाद आगे चलते हुए। तो मैं समझता हूँ कि जो IPKF का योगदान था वहाँ पर वो जी। काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो बिल्कुल, ठीक है। LTTE उस वक्त थी जी। वो, हालांकि वो भारत के IPKF को और भारत को भी एक्यूज करती थी काफी हद तक कि हम उनकी पूरी तरह सहायता नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत का उद्देश्य उनकी सहायता करना नहीं था, बल्कि ये मेरे ख्याल से था कि किस तरह से उनको एक तरह से वो श्रीलंकन नागरिक हैं तो किस तरह उनको अपने और पूरे अधिकार अनिल जी, ऐसे में प्राप्त जैसा हो कि सके। आपने भी खुद भी कहा कि हमारे साथ जो 2 और पैनलिस्ट हैं उन्होंने खुद अपनी आंखों से उन तमाम चीज़ों को देखा है और उस मिशन का वो हिस्सा भी थे IPKF के। हमारे साथ डॉक्टर भंडारी भी मौजूद हैं। डॉक्टर भंडारी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और मुझे लगता है कि आज इस कार्यक्रम के जरिए देशवासी आपके जरिए उन बातों को समझेंगे कि क्या माहौल था, क्या कुछ, किस तरह से आप लोग वहाँ गए और कैसी स्थिति थी वहाँ पे, क्या कुछ आपने देखा, क्या महसूस किया, ज़रा बताइए आज। सबसे पहले तो ये एक अद्भुत संयोग है कि मेरे मित्र वाइस एडमिरल सिन्हा आज इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं और जिस एयरक्राफ्ट कैरियर में मैं कैप्टन के साथ गया था उसके एयर विंग के संचालक भी वाइस एडमिरल सिन्हा है, मेरे साथ ही काम किया उन्होंने। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी प्रसन्नता है कि आज आपके माध्यम से मैं उनको देख पा रहा हूँ और काफी समय के बाद आज उनसे बात हुई। देखिए, नमस्कार। सबसे पहले जब आपको मालूम है, जैसा कि आपको बताया गया है कि 2 राष्ट्रों के बीच में जुलाई 1987 में जी दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बीच में ये तय हुआ भारतीय सशस्त्र सेनाएं एक शांतिवाहक सेना के रूप में वहां चल रहे गृह युद्ध को, क्योंकि LTTE और जो और उनके कोई एलिमेंट है। डॉक्टर भंडारी, आपकी आवाज़ जो कनेक्शन है उसकी वजह से आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, फ्रीज हो रहे हैं आप। मैं आपके पास आऊंगा कुछ देर में, लेकिन हमारे साथ वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी स्वागत। और आप सर बताएं, क्योंकि उनकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शक जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था, किस तरह से आप लोग यहाँ से गए, इंडियन गवर्नमेंट उस वक्त क्या कुछ कहा, जब वहाँ आप लोग लैंड किए तो क्या कुछ स्थितियाँ थी, ज़रा बताएं दर्शकों को हमारे। जी नमस्कार, अपने प्रोग्राम पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 30 जुलाई 1987 की बात है और मैं एक छोटे शिप को कमांड कर रहा था और मैं पाक बे में डिप्लॉयड था। तो जब हम लोगों ने न्यूज़ को देखा तो रात की न्यूज़ में पता लगा कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी और राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें भारतीय सेना वहाँ पे पहुँचाई जाएगी और वो जो है श्रीलंका की सेना और LTTE के बीच हो रहे लड़ाई को शांत करने में, पीस वहाँ पर लाने में मदद करेंगे। तो रातों रात हमारे नौसेना के जहाज़, जितने हमारे आर्मी के ट्रुप्स हैं, नंबर 1 मराठा लाइट इन्फेंट्री, उनको लेकर वो पाक बे पहुँची और हम छोटे जहाज़ों ने आर्मी के ट्रुप्स को और उनके सामान को बड़े जहाज़ों से उतार कर हम कंकेसनतुराई हार्बर में हमने उनको उतारना शुरू किया और ये कार्यक्रम करीब करीब 16-17 घंटे चला और हमारी ट्रुप्स वहाँ पे पहुँच गए। उस समय ब्रिगेडियर कलकट होते थे, वो उस टुकड़ी का वहाँ पे लीड कर रहे थे। तो ये मोटा मोटी ये काफ़ी तनावपूर्ण दिन और रात था, क्योंकि जो LTTE है वो नहीं चाहते थे कि हम आए और उस समय थोड़ी सी ऑपोजिशन थी श्रीलंकन नेवी की ओर से भी, क्योंकि आपको कुछ लोगों को शायद ना मालूम हो, राजीव गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर जब गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण कर रहे थे तो उसमें एक श्रीलंका नौसैनिक जो है उनके ऊपर राइफल के बट से हमला करने की कोशिश की थी। तो इस वजह से थोड़ा वहाँ पे तो आक्रोश था ही कि बाहर की सेना यहाँ आने वाली है। तो वहाँ पर जो है जब शुरू हुआ तो शुरू में तो
पीस कीपिंग चलता रहा, जैसे एम्बेसडर त्रिगुनायत ने बताया कि वो धीरे धीरे क्या होता है, जब आप सेना वहाँ ज़्यादा दिन रहे और लोकल लड़ाई झगड़े में आप जब शिकार होने लगते हैं तो सेल्फ डिफेंस में सेना को अपना बंदूक उठाना पड़ता है। शेखर जी, और क्या उस लड़ाई शेखर में जी जब आप लोग यहाँ से जा रहे थे, चूंकि आप लोगों को पीस कीपिंग मिशन के तहत भेजा गया, तो क्या आप लोगों को पता था कि ये सारी चीज़ें होंगी, आपको वहाँ के सेनाओं के साथ लड़ाई लड़नी पड़ सकती है? क्या आप लोगों के पास वो सारे साजो सामान थे जिसकी ज़रूरत पड़ सकती थी? और देखिए, जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न है, मैं तो ऑलरेडी पाक वे में पेट्रोलिंग कर रहा था बहुत पहले से। वहाँ पे हमारी पेट्रोलिंग चलती थी ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे जिसमें कि हम वहाँ पे मौजूद ना हो। तो जब हमारी सेना आई थी तो वो सिर्फ इन्फेंट्री थी, जो कि इन्फेंट्री के साथ जितना वेपन्स रहता है वो सिर्फ उतना ही वेपन लेके, जो पहली मराठा लाइट इन्फेंट्री है वो आई थी। उनके पास सिर्फ इन्फेंट्री वाले साजो सामान थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और वहाँ पे अक्टूबर नवंबर के महीने में एक साइनाइड पॉइजनिंग केस हुआ था, जिसमें कि जबकि एक एलटीटी बोट को हमने कैप्चर किया, उसमें जितने लोग थे उन्होंने साइनाइड खाकर अपनी जान गंवा दी, वो अपने पकड़े नहीं जाना चाहते थे। जी। उसके बाद से जो एलटीटी है वो भारतीय सेना के काफ़ी विरुद्ध हो गया और भारतीय सेना से ही उनकी लड़ाई होने लगी। जब ऐसा होने लगा तो फिर उसके तो आत्मरक्षा के लिए हमें करना ही पड़ा। फिर उन्होंने बाद में हेवी वेपन्स यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उसके जवाब के लिए हमें फिर हेवी वेपन्स भी लाने पड़े। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली डिटेरियोरेट होता गया सिचुएशन, और हमारे भी बहुत सारे सैनिक आहत हुए और उनकी मृत्यु भी हुई। और हमारा एक बहुत बड़ा काम था वहाँ पे कि उनकी जो जिंदे हैं उनको बाहर निकाल कर हॉस्पिटल लाना, और जो मृत हैं उनको भारतवर्ष वापस ले जाना। तो हमारा एक शिप को पाक बे में रखा गया हॉस्पिटल शिप बनाकर, ताकि इन लोगों को हम किनारे से उठाकर लाकर उस हॉस्पिटल शिप में लाएं, ताकि वहाँ पर उनका इलाज हो सके, और जो नहीं रह पाए दुर्भाग्यवश इनकी जो शहीद हो गए उनको हम भारतवर्ष हेलीकॉप्टर के द्वारा वापस भेज सकें। तो ये काफ़ी 3-4-5 महीने जो था बहुत ही स्ट्रेसफुल था भारतवर्ष के लिए, सेना के लिए। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये भारतवर्ष की कभी इच्छा नहीं थी कि सेना को वहाँ रखें। बाद में आपने देखा कि आईपीकेएफ को भारतवर्ष ने वापस बुला लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब अब थोड़ी सी शांति हो गई है, हमारा वहाँ रहना कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि हम विस्तारवाद की नीति नहीं रखते हैं, वो इसका बहुत बड़ा सबूत है। वो भारतवर्ष का एक बहुत ही नेक विचार है, और इसी वजह से आज देखिए भारतवर्ष के साथ श्रीलंका की इतनी अच्छी मित्रता अभी भी बनी हुई है और बनी रहेगी। हालांकि थोड़े शक जाहिर किए जा रहे थे पिछले चुनाव के बाद, लेकिन आज के मीटिंग के बाद से लगता है कि हर चीज़ जो है वो वापस ट्रैक पर आ गया है। और ये सागर की जो घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने, वो सचमुच में जितना श्रीलंका को ये लागू होता है, शायद उस लेवल पे और किसी के साथ लागू नहीं होता है। बिल्कुल। त्रिगुणाथ जी हमारे साथ बने हुए हैं। त्रिगुणाथ जी, थोड़ा सा और अगर हम पीछे जाएं तो 1987 में ये अकॉर्ड हुआ, उसके बाद सेना को वहाँ पर भेजा गया पीस कीपिंग फोर्स के रूप में। उनको जो ऑर्डर्स दिए गए उन्होंने बड़े अच्छे से वहाँ पर वो ऑर्डर्स को निभाया, श्रीलंका में बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन अगर हम 1980 से 1987 के बीच में हम देखें तो जो तमिलों को लेकर के एक परिवर्तन थोड़ा सा देखा गया, उस बारे में कुछ बताएंगे? माइंडसेट। नहीं, देखिए, तमिल तो सबसे बड़ी जो लड़ाई वहां पर या समस्या हुई है वो यही हुई है कि तमिल लोग जो है अपने आप को डिसएनफ्रेंचाइज्ड महसूस करते थे, और उसी के चलते जो है वहां पर एलटीटी वो स्थान पा पाई, और जो सेनालीज लोग थे वो पूरी तरह से वहां उनको वो पूरे राइट्स नहीं देना चाहते थे जो उनको मिलना चाहिए थे। अपॉर्चुनिटीज जो थी उनको मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल रही थी। तो हम ये देख रहे हैं कि उसी की वजह से जो वो सिचुएशन वहाँ खराब हुई, वहाँ पर जो एक तरह से अटैक शुरू हुए, और सेनालीज आर्मी और उनके जो एलटीटी बनी, दूसरे और ग्रुप्स भी थे वहाँ पर, तो उन सब के खिलाफत में ज़्यादा से ज़्यादा असला यूज़ करना शुरू कर दिया, और उसके चलते ये और ज़्यादा बढ़ गया। अब उसमें यह है कि क्योंकि तमिलनाडु जो है तमिलियन ज़्यादा हैं, तो उनके रिश्तेदार भी वहाँ तमिलनाडु के अंदर थे, तो उनके भी काफ़ी रेफ्यूजीज आने शुरू हो गए, तो समस्या हुई। प्लस
कुछ लोगों ने एक्यूज किया कि वहां से सपोर्ट भी उनको काफी जा रहा है। तो इस तरह की बातें बढ़ती चली गई। तो इसीलिए वो 80 से 87 का जो समय था, उसी की वजह से 87 में आने के बाद में भारत सरकार और श्रीलंका की उस वक्त की सरकार के बीच में ये समझौता हुआ। उसके तहत जो है हमारी फोर्सेस वहां पर गई शांति स्थापित करने के लिए, और 1990 में वापस आ गई, जब वहां के जो राष्ट्रपति थे प्रेमदासा, उनके साथ में जो समझौता हुआ उसके बाद। ठीक है सर, हमारे साथ बने रहिए आप लोग। इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो कार्यक्रम है, आपसे कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। IPKF जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद, चूंकि वो श्रीलंका में हैं और कोलंबो में ये कार्यक्रम है, तो वहाँ पहुँचने वाले हैं। वो जो दृश्य हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, किस तरह से सारी चीज़ें हुई 1987 से लेकर 1990 के बीच में, और आज की तारीख में अगर UN और UN के तहत जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उसमें भी भारत बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है। इन तमाम विषयों पर बातचीत करें। हमारे साथ लगातार जो खास मेहमान हैं, तीनों मेहमान वो बने हुए हैं। डॉक्टर भंडारी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुँच पा रही थी। आपसे सर मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ आपने देखा, आपने वहाँ पे इस मिशन का आप हिस्सा थे, आप क्या कुछ उन यादों को साझा करना चाहेंगे आज? बिल्कुल जनरल भंडारी, असीम का जो सवाल है उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जब यहाँ से भेजा गया था पीस कीपिंग फोर्स को, उनको कहा गया था कि आपको वहाँ पर शांति स्थापित करनी है, आपको किसी कॉम्बैट उसमें ऑपरेशन में नहीं जाना है, लेकिन क्या कुछ बदला था वहाँ पर, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। देखिए, ऐसा होता है कि क्योंकि ये जो समझौता दिल्ली में हुआ था और जल्दी में हुआ, तो उस समय जब हमारी सेनाएं श्रीलंका में जाने लगी जी, तो सबसे जो प्रॉब्लम थी हमें इंटेलिजेंस की थी। हमें वहाँ पर इंटेलिजेंस के बारे में, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनकी वजह से कोई खबर नहीं थी। और आप ये समझिए कि जब यूनिटें यहाँ से जा रही थी एक के बाद एक, और वो उतरते ही सीधे मैदान में जा रही थी। और जैसे आपने सुना कि हमारा रोल पहले कुछ और था, हमारा IPKF का रोल था, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें ऐसी बदली कि हमको LTT के साथ ही लड़ना पड़ा, विद्रोहियों के साथ ही लड़ना पड़ा। तो ये एक बड़ी भारी चुनौती थी, क्योंकि जब आप किसी के साथ एक दूसरे मुल्क में लड़ाई करते हैं तो आपको जमीनी हालत का पता चलना चाहिए, इंटेलिजेंस का पता चलना चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और इसकी वजह से हमारी काफ़ी कैजुअलिटी हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी जी, क्योंकि जब यहाँ से हम लोग गए तो हम IPKF का तगमा लगा के गए थे, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो उसके बाद हमारा पूरा रोल ही चेंज हो गया। ये अपने आप में एक बड़ी भारी चुनौती थी। बिल्कुल। ऐसे में डॉक्टर भंडारी, जैसा कि शेखर जी भी कह रहे थे कि पहले तो जो बटालियन थी, जो पैदल सेना, वो वहाँ गई, लेकिन उसके बाद से क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सपोर्ट इंडियन नेवी का और इंडियन एयरफोर्स का मिला, उसकी वजह से कुछ हमारी स्थिति वहाँ मजबूत हुई? देखिए, जहाँ तक इंटर सर्विस कोऑपरेशन की बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दो राय नहीं है। चाहे भारतीय एयरफोर्स हो या भारतीय नौसेना हो, उन तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का बहुत बढ़िया समन्वय था। बल्कि मैं इसीलिए तो अभी वाइस एडमिरल सिन्हा साहब को नमस्कार कर रहा था, क्योंकि जब मैं पिथौरागढ़ में था, अचानक मुझे दिल्ली से खबर आई कि आप पलटन को लेके सीधा विराट के ऊपर उतरिए। अब आप समझ लीजिए कि कहाँ पिथौरागढ़ उत्तराखंड और कहाँ विराट
जो कि अरेबियन सी के ऊपर तैर रहा है, श्रीलंका की ओर जा रहा है। तो हम रातों रात यहाँ से गए, बरेली से IL-76 बड़े हवाई जहाज में बैठे, त्रिवेंद्रम पहुंचे, त्रिवेंद्रम से हम कोचीन पहुंचे और कोचीन से नेवी के हेलीकॉप्टर ने 76 सॉर्टीज में हमें INS विराट के डेक पे उतारा। और वहां में किसको मिला? सबसे पहले वाइस एडमिरल सिन्हा साहब को, क्योंकि उसके जो एयर विंग के कमांडर वो थे। बेशक CO और थे हमारे, लेकिन बाद में वो भारतीय नौसेना के प्रमुख भी बने। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये अपने आप में एक ऐसी चुनौती थी, और मैं समझता हूं कि संपूर्ण विश्व में और इंटर सर्विसेज के बीच में इस तरह का एक अहम रोल, एक इन्फेंट्री बटालियन को एक कमांडो शिप बदलने में इतने जल्दी, मैं समझता हूं कि इसके बाद ऐसी कोई बात हुई नहीं। इसके बाद ऐसा ऑपरेशन इंटर सर्विसेज में कहीं नहीं हुआ है। ये बड़ी भारी चुनौती थी। ठीक है जनरल भंडारी, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर बताई हैं और इस बारे में हम बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को ये भी बता दें कि आज जब प्रधानमंत्री को वहाँ पर श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर श्रीलंका को लेकर कही हैं, ये जरा हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना गौरव की बात है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, ये प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहा। ये भारत श्रीलंका के बीच गहरी मित्रता और ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान है, ये प्रधानमंत्री की ओर से वहाँ पर कहा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीलंका को प्रगति के पथ पर देखकर गर्व महसूस कर रहा हूँ। भारत आज भी श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है, ये प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री की ओर से वहाँ पर कही गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सबका साथ सबका विकास का विज़न अपनाया और हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के साथ खड़े रहे, ये प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास का विज़न है हमारा और ये भारत ने अपनाया। श्रीलंका को फिर से प्रगति के पथ पर देखकर खुशी हो रही है, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कहा। और प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर कहा कि एक सच्चे पड़ोसी मित्र के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रक्षा सहयोग में संपन्न किए गए समझौतों का उन्होंने स्वागत किया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव पर मिलकर काम करेंगे, ये भी प्रधानमंत्री की ओर से वहाँ पर कहा गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रक्षा सहयोग में समझौतों का प्रधानमंत्री की ओर से स्वागत किया गया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव पर मिलकर काम करेंगे, ये प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहा। हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर मिलकर काम करने पर सहमति जताई दोनों देशों ने, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री ने ये बातें वहाँ पर कहीं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रधानमंत्री की यात्रा है। और साथ ही साथ जब फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कही कि श्रीलंका के राष्ट्रपति की ओर से ये कहा गया कि भारत के खिलाफ श्रीलंका की ज़मीन को या श्रीलंका के समुद्र को भारत के खिलाफ उपयोग नहीं होने दिया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के बीच किस तरह से मजबूती बढ़ रही है उसका भी ये एक उदाहरण है। तो प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा ये हमने वहाँ पर ये हमने आपको बताया है और ग्राफिक्स के ज़रिए भी हम लगातार आपको बता रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में किस तरह से संबंध आगे बढ़ रहे हैं। और असीम, और देखिए पहले तो सागर डॉक्ट्रिन भारत की, अब महासागर डॉक्ट्रिन, और भारत जो नेवर फर्स्ट की जो एक पॉलिसी रही है उसको किस तरह से उसका जो लाभार्थी कहें तो वो श्रीलंका रहा है। तो भारत और श्रीलंका का जो संबंध है उसमें पड़ोसी प्रथम की नीति और भारत की पड़ोस प्रथम नीति के लिए श्रीलंका सबसे अहम एक देश है। श्रीलंका को दी जाने वाली जो कुल ऋण सहायता है वो $7 बिलियन से अधिक का हो चुका है। भारत की अनुदान सहायता लगभग $780 मिलियन का है। भारत सरकार श्रीलंका के 25 जिलों में वहां के डिस्ट्रिक्ट्स में जनोन्मुख विकास परियोजनाएं चला रही हैं। उनका फायदा वहां के लोगों को मिल रहा है। कांके संथुराई बंदरगाह के विकास के लिए पोर्ट डेवलपमेंट के लिए भारत ने श्रीलंका को 61.5 मिलियन का अनुदान दिया है पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ भारत श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी परियोजना के लिए 300 करोड़ की अनुदान सहायता भी दे रहा है। लगातार श्रीलंका की मदद करता आ रहा है भारत ने कोविड के दौरान टीकों और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति कर
जो प्रथम प्रतिक्रिया, द फर्स्ट रिस्पॉन्डर की जो भूमिका है वो भारत ने निभाई। जनवरी 2021 की बात की जाए तो भारत ने लगातार, वो ग्राफिक्स भी आप देखते रहिए, भारत ने श्रीलंका को 5 लाख कोविशील्ड टीकों की सहायता पहुंचाई। फरवरी 2022 की बात की जाए तो 1 लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का अनुदान भारत ने श्रीलंका को दिया। 2022 के आर्थिक संकट के दौरान भारत की ओर से 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्त पोषण सुविधाएं श्रीलंका को दी गई। दवाओं की कमी ना हो, इसको पूरा करने के लिए भारत ने 6 करोड़ रुपए की दवाइयां और दूसरी चिकित्सा आपूर्तियां श्रीलंका को प्रदान की। साथ ही साथ भारत ने आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका में आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उन वर्गों के बीच कस्टम मेड सूखा राशन वितरित करने का काम किया। तो वहां पे जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको लगातार सपोर्ट करने का काम भारत करता आ रहा है। बिल्कुल, और साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आज जब वहाँ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में मुलाकात हुई, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, उसके बाद वहाँ पर कई अहम समझौते हुए हैं और ये समझौते काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन समझौतों की जानकारी भी हम यहाँ पर अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। रक्षा सहयोग सहित कुल 7 समझौता ज्ञापनों पर वहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल है, कृषि है, ऊर्जा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में वहाँ पर समझौते हुए हैं और दोनों देशों के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण ये समझौते हैं। अंतर ग्रिड कनेक्टिविटी को लेकर भी समझौता हुआ है। श्रीलंका में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए भारत मदद करेगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण समझौता है। DPI को लेकर वहाँ पर एक समझौता हुआ है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण समझौता है। उसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये समझौता है। भारत श्रीलंका की मदद करेगा स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में। ऊर्जा क्षेत्र में भारत UAE, ये त्रिपक्षीय ये समझौता है, भारत UAE और श्रीलंका के बीच में वहाँ पर एक समझौता हुआ है। इसके साथ साथ रक्षा सहयोग क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विकास परियोजनाओं का वर्चुअल वहाँ पर उद्घाटन किया गया, भारत की ओर से वित्तीय मदद वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसमें सौर ऊर्जा, एग्रीकल्चर, वेयरहाउस सोलर प्लांट का वहाँ पर उद्घाटन किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के बीच में वहाँ पर हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा है श्रीलंका की। प्रधानमंत्री मोदी की 3 वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। Assam tea is the best tea. It's a magical beverage actually. Assam tea is a right. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा को लेकर के हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि श्रीलंका और भारत के बीच में कौन कौन से वहाँ पर समझौते हुए हैं, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर कही हैं, ये भी हमने आपको बताया। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल कुमार त्रिगुणायत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर मोहन भंडारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कभी वो DG मिलिट्री ऑपरेशन भी वो रह चुके हैं। IPKF यानी भारतीय शांति रक्षा सेना जो श्रीलंका गई थी उसमें भी वो शामिल थे। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी उसमें शामिल थे और पूर्व चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ वो रह चुके हैं। तीनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा श्रीलंका को लेकर के तीनों लोगों का अनुभव है। त्रिगुणायत जी, मैं बाकी सवाल पे आऊँगा। IPKF को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, चूँकि अब से प्रधानमंत्री कुछ ही देर के बाद वहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचने वाले। लेकिन अनिल जी, चूँकि आज 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, रक्षा, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, कैसे देखते हैं? चूँकि भारत, और हमने दिखाया भी किस तरह से कोविड के दौरान, कोविड से पहले भी लगातार जो पड़ोसी प्रथम की जो नीति रही है, भारत उसका पालन करता आ रहा है। इन समझौतों को आप कैसे देखते हैं भारत और श्रीलंका के रिश्तों के लिहाज से? देखिए, वैसे तो भारत और श्रीलंका के बीच बहुत सारे समझौते लगातार होते आए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो इस वक्त 2 समझौतों के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए खास तौर से। एक तो 87 के बाद जब ये हुआ, तब से थोड़ा सा जरा एक डिफेंस कॉपरेशन में
हालांकि हमारी एक्सरसाइजेज होती रही सीनैक्स और डिफरेंट नेवीज के बीच में, वो सब चलता रहा है, लेकिन डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट का होना मैं समझता हूँ एक बड़ी बात है, खास तौर से जिस तरह की स्थिति इस वक्त इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक में डेवलप हो रही है, तो उसके लिहाज से एक बहुत बड़ी बात। दूसरी चीज़ यह है, आपने बताया कि तो दूसरा जो मैं समझता हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है, हालांकि सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो दूसरा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से जो है वो है इंडिया, यूएई और श्रीलंका के बीच में त्रिंकोमाली पोर्ट को एनर्जी हब के रूप में तब्दील करना। अब यूएई आप जानते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हमारे यहाँ भी जो भारत में स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, पेट्रोलियम रिजर्व्स के बारे में, उसमें उनका काफ़ी योगदान है। तो मैं समझता हूँ कि ये ट्राइलेटरल कॉपरेशन एक यूनिक कॉपरेशन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरह से जैसे एनर्जी कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, HVDC, इंटरकनेक्शन, सोलर पावर, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं इम्पॉर्टेंट है। और एक और एग्रीमेंट साइन हुआ है जो मल्टी सेक्टोरल मैं समझता हूँ कॉपरेशन के लिए, तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कवर होंगे दोनों देशों के बीच में। हमें डिजिटल है और ये सारी चीज़ तो हम सबको दे रहे हैं और हमने श्रीलंका को प्रोवाइड भी करी है। अब आपने एक बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग अबाउट प्रेसिडेंट, जो उनको प्रेसिडेंट दिसानायका ने जो अवार्ड दिया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को, ये मैं समझता हूँ एक तरह से एक नेचुरल हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जहाँ जाते हैं उनको एक बड़ा अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि सारे देश ये देखते हैं जो हमारे पार्टनर कंट्रीज हैं कि किस तरह से हमारे रिश्ते उनके साथ सुधरे हैं। लेकिन इसमें खास बात 2-3 है। एक तो ये है कि आप ये देखें जो करंट प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, ये कुछ साल पहले तक और जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी उसका एक नज़रिया भारत की तरफ बहुत डिफरेंट था, वो बड़े प्रो चाइनीज टाइप के थे। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जब वो इलेक्शन हुआ उनका, उसके बाद में सबसे पहली विजिट उन्होंने भारत की जी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की भी पहली विजिट जो है यहाँ पर है एक किसी फॉरेन लीडर की श्रीलंका के अंदर। और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह इस अवार्ड को देखना जाना चाहिए कि हर तरह के लोग, हर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के लोग जो वहाँ श्रीलंका में हैं, वो किस तरह से भारत को देखते हैं। तो एक तरह से एक यूनिफॉर्म ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन है, पॉलिटिकल ओपिनियन है कि भारत जो है एक ऐसा देश है जो उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो ये उस बात का एक बड़ा प्रतीक है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैंने आपसे शुरू में कहा था IPKF के बारे में, बांग्लादेश में था मैं उस वक्त में, और जनरल इरशाद की सरकार थी और जो बहुत ज़्यादा भारत के खिलाफत में थी, और वहाँ के जो उस वक्त के सरकार के कुछ लोग थे, बड़े रैबिट फंडामेंटलिस्ट थे, तो उन्होंने वहाँ पर बड़े हिंदू मुस्लिम राइट्स करा दिए मॉर्निंग में। तो हम लोगों को खबर मिली और बड़े सारे हिंदू जो नेता थे वहाँ के भाग भाग के एम्बेसी में आ रहे थे, पूछे थे कुछ किया जाए, क्या कर सकता है भारत। और आप सोचिए कि 2 घंटे तक ये काफ़ी वहाँ पर चलता रहा, सड़कों पर लोगों के साथ जाती हुई जगह जगह, और जो ढाकेश्वरी टेम्पल था उसको भी डिफाइल कर दिया गया। इतने में आप सोचिए कि खबर आई कि भारत की फोर्सेस जो हैं वो श्रीलंका में लैंड कर गए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, और मैं प्रतीक हूँ कि वहाँ पर 1 घंटे के अंदर वहाँ की सरकार ने तुरंत हिंदू मुस्लिम राइट्स को रोक दिया गया, और प्रेसिडेंट शाह ने एक स्पेशल एनवॉय को प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास भेजा। तो भारत की जो एक मैं कहूँगा कि प्रोजेक्शन है जिस तरह का, उसको देख कर के भी जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो कई बार ठीक हो जाते हैं। तो ये एक इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट था श्रीलंका में जो रहा, हमारा एक नया एक्सपीरियंस था। लेकिन जो यहाँ है, इंटेंट हमारी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसा सब हमारे एडमिरल सिन्हा साहब और जनरल भंडारी बोल रहे हैं कि क्लियरली इन चीज़ों को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और नॉन स्टेट एक्टर के साथ जो लड़ाई में हमने देखा, अमेरिका 20 साल लड़ने के बाद तालिबान के साथ हार के गया, इजराइल जो सबसे बड़ी फोर्स है वो आज 18 महीने से हमास को फरास नहीं कर पाई है। तो ये एक बड़ा अलग तरह का एक सिचुएशन है। लेकिन हम भारत का कंट्रीब्यूशन श्रीलंका के डेवलपमेंट के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इस बात को समझते हैं। युद्ध कहीं भी हो, जो सिविलियंस हैं वो उसमें पिसते हैं, वो मारे जाते हैं, निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर भंडारी, लेकिन और हमारे जो सेना के जवान हैं वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। आज का जो श्रीलंका है, कहीं ना कहीं जो 87 से 90 के दौर में
वहाँ पर हमारे सेना के जवान रहे, कई जवान वहाँ पर शहीद हुए। उन्होंने जो कुछ वहाँ पर किया उसी का परिणाम है आप जो नया श्रीलंका आज देख रहे हैं। हमारे साथ एडमिरल सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडमिरल सिन्हा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंडो पैसिफिक में जिस तरह से माहौल बदल रहा है, श्रीलंका को लेकर के हम बात करें या हिंद महासागर को लेकर के बात करें, आज जब बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच में, उसमें प्रेसिडेंट दिसानायके की ओर से, वो फॉरेन सेक्रेटरी बता रहे थे भारत के, कि उनकी ओर से साफ साफ कहा गया है कि श्रीलंका की ज़मीन को, श्रीलंका के समुद्र को भारत के खिलाफ उपयोग नहीं होने दिया जाएगा। तो ये दोनों नेताओं के बीच में ये केमिस्ट्री जो है और जो बातचीत हुई है, ये कितना बड़ा बयान है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। सबसे पहले तो जनरल भंडारी को मेरा सलूट, काफ़ी दिनों के बाद देख रहा हूँ उनको स्क्रीन पर। ये इंडो पैसिफिक में जो हो रहा है, देखिए जब भी श्रीलंका के आसपास चीनी पोत आते हैं, खासकर वो जो उनका एक ओशन रिसर्च वेसल है, तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति बन जाती है भारतवर्ष में, क्योंकि उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो काफ़ी कुछ हमारे देश का मॉनिटर कर सकते हैं। और कई बार विरोध भी प्रकट किया गया है। और ये जो अभी खबर आई है और अभी ये जो समझौता हुआ, ये अपने आप में बड़ा अहम है, क्योंकि अगर वो अपना जमीन, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट है या कोलंबो पोर्ट है, उनकी नौसेना, चीन की नौसेना के जहाज़ों को या सबमरीन को जब आने नहीं देंगे, और या भारतवर्ष की बिना जानकारी के आने नहीं देंगे, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और ये एक उन्होंने जो बनाया है, एक इन्होंने जो ऐलान किया है, वो और भी बहुत अहम है। तो देखिए श्रीलंका जो है वो भारतवर्ष के साथ करीब करीब, आप देखें अगर नक्शे के ऊपर, तो वो जुड़ा हुआ है। और वहाँ से भारतवर्ष को घेरने की ये तमन्ना जो है चीन की काफ़ी दिनों से चल रही है, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। और इस वजह से हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि श्रीलंका की केमिस्ट्री हमारे प्रधानमंत्री के साथ अच्छी हो जाए। और जैसा त्रिगुनाथ साहब ने बताया, पहले जो है जब वो पार्टी जब आई थी पावर में, जब वो जीत कर आए थे, तो काफ़ी कुछ अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आज वो सारी अटकलें जो है वो दूर हो गई हैं। ऐसे आपको ये बता दूं कि भारत और श्रीलंका की नौसेनाएं काफ़ी दिनों से बहुत क्लोज रिलेशन है हमारा उन लोगों के साथ। इतना ही नहीं, बल्कि उनके जो हमारा जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का नेटवर्क है, उसमें श्रीलंका, मालदीव्स और भारतवर्ष जुड़े हुए हैं काफ़ी साल से। तो उससे भी हम उन्हें बराबर जानकारी देते रहते हैं कि उनके आसपास कोई ऐसा पायरेसी या कोई ऐसा भी संकट तो नहीं आने वाला है। और आपने देखा होगा कि जितनी बार वहाँ पे पोल्यूशन हुआ है या किसी भी तरह की आपत्ति आई है, तो भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड की शिप जो है वो सबसे पहले वहाँ जाकर उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये लिखित रूप में एक समझौते के रूप में आना एक बहुत बड़ी बात है, और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए, खासकर इंडियन ओशन सिक्योरिटी के लिए, और जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की चर्चा की प्रधानमंत्री मोदी ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखिए कि इंडियन ओशन जो है इतना बड़ा है, लेकिन हमारा कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नहीं है कंबाइंड होने का। तो ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जोशी साहब। ठीक है सर। जनरल भंडारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल भंडारी, हम बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में है, आपसे सवाल ये जानना चाहेंगे कि आप उस दौर को कैसे याद करेंगे? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो वहाँ पर गई थी, उसका श्रीलंका के लिए क्या कुछ योगदान है? आपकी कोई यादें वहाँ की हों तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जनरल भंडारी, उसमें एक और ऐड करना चाहूँगा डॉक्टर भंडारी चंद्रशेखर के सवाल में, कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जो सिविलियंस हैं वो उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो IPKF और जब इस तरह की चीज़ों में वो लगे हुए थे, तो किन बातों का ध्यान आप लोगों की तरफ से रखा गया था ताकि नुकसान जो है वो निर्दोष लोगों का ना हो? देखिए, युद्ध किसी प्रकार का क्यों न हो, चाहे काउंटर इंसर्जेंसी हो या इस तरह का ऑपरेशन हो, वो एक कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें आफ्टर ऑल जो सफर करते हैं वो सिविल वाले ही करते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया। और कोई भी जब गोली चलती है, चाहे सेना चलाए या किसी भी रोल में चलाए, वो किसी के नाम के लिख के तो आती नहीं। तो दुर्भाग्य ये होता है कि जो सिविल पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, उनको अंततः नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि खास तौर पे आपसी रिश्तों में, राष्ट्रों के आपसी रिश्तों में कोई भी न तो स्थायी मित्र होता है और न कोई स्थायी दुश्मन होता है। बिल्कुल।
ये राष्ट्रों के सर्वोच्च जो इंटरेस्ट हैं, सर्वोच्च हित जो हैं, वो सुप्रीम होते हैं। अब आप ये देखिए, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखिए 1987 का परिवेश क्या था, जब जयवर्धन यहाँ हित करने के लिए आप राजीव गांधी से लिया, उसके बाद प्रेमदासा जी ने क्या किया, उसके बाद आज देखिए पूरा माहौल बदली है। तो क्या होता है कि राष्ट्रों के बीच में ना तो कोई परमानेंट फ्रेंडशिप होती है, ना कोई परमानेंट एनिमिटी होती है। ये राष्ट्रीय हित जो हैं, ये समय समय पर बदलते रहते हैं जी। आज भारत एक ऐसे मुकाम पर है, आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और याद रखिए कि जो भी अर्थव्यवस्था है, उसी के हिसाब से आपकी माइट है, यानी कि सैन्य शक्ति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक पावर। यस। और भारत की आप देखिए लोकेशन पूरे विश्व में भू सामरिक और भू भौगोलिक यानी जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत अहम है। अमेरिका ने भी पहले इसको पेकॉम बोलता था, पैसिफिक कमांड, लेकिन अब उसने भी, जैसे अभी नाम दिया सेना साहब ने, अब उसने भी इसको इंडो पैसिफिक कमांड बोल दिया है। मतलब इंडिया की इतनी महत्वता है भी कि जितना ईस्ट और वेस्ट का मैरीटाइम ट्रैफिक है, सब श्रीलंका के नीचे जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज साउथ एशिया में भारत एक बहुत बड़ी निर्णयात्मक भूमिका कर रहा है जी डॉक्टर भंडारी। और बल्कि यहीं पर आप देखिए कि जैसे बताया अभी चीन या साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, अब ताइवान के ऊपर चीन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, इंडियन ओशन रीजन में भी चीन के शिप सबमरीन आती रहती हैं। तो आज भारत एक ऐसे डॉक्टर मुकाम भंडारी, पर है, इत्तेफाक से आप तीनों ही मेहमान इस बात को समझ रहे होंगे कि आज विश्व समुद्री सुरक्षा दिवस भी है और हम इसी विषय पर आज हम बात भी कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भारत और श्रीलंका के संबंध और भी मजबूत होंगे और इस विजिट के बाद से जो आर्थिक सहायता है, जो वित्तीय सहायता है, वो लगातार दी ही जा रही है। आने वाले दिनों में जो संबंध हैं हर दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, दोनों ही देशों के संबंध काफ़ी मजबूत होंगे। समय इतना ही है। आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों ही मेहमानों का, अनिल जी आपका भी, डॉक्टर भंडारी आपका और शेखर सिन्हा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।